अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जनाब मुझे ये लगता है कि जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है ना, वो ये है कि जो छोटी छोटी बातों पर खुश रहना और सीख लेता है। और देखा जाए ना तो खुश रहना हमारी सेहत के लिए भी इतना ज़रूरी होता है जितना वर्जिश करना या फिर सेहतमंद ग़िज़ा खाना। खुश रहना एक ताकतवर और मजबूत शख्सियत का उसलूब भी होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते ही रहें। आजकल ज़िंदगी की दौड़ में ना इंसान ने अपनी खुशियों का जो दायरा कार है ना, उसकी ख्वाहिशात तक ही महदूद कर लिया और ऐसे में वो अपने इर्द गिर्द खुश रहने के बेशुमार वजूहात को भी नज़रअंदाज कर लेता है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है। और ज़िंदगी एक दूसरे के दुख दर्द बांटने का ही नाम है। और ज़िंदगी ये है कि जनाब आपका नाम सुनते ही ना कितने दोस्तों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती है। लिहाजा ज़रूर मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसा तोहफ़ा है जो हमें मिला है, जिस पर कोई लागत नहीं आती, कोई पैसे नहीं लगते हैं। आपकी मुस्कुराहट के बदले में आपको भी मुस्कुराहट का तोहफ़ा फ़ौरन ही मिल सकता है। और ये मैं तो आजमाई भी हुई है ये चीज़ कि अगर आप किसी से मुस्कुरा कर मिलते हैं तो आपको दोबारा से वो मुस्कुराहट पलट कर मिलती ज़रूर है। और एक तहकीक के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो जो झूठी मुस्कुराहट होती है ना, वो भी चेहरे पर सजाने और झूठी हंसी हंसने से भी ना आपका जो दिमाग है ना, आपको खुशी का एहसास दिलाता रहता है और कुदरती तौर पर जो जहनी तनाव और फ़िक्र को कम करके ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जो आपको खुश रखने में भी मददगार साबित होते हैं। और जब ये मुस्कुराहट आप सोच लें कि सच्ची हो तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनाब आप बहुत सारे अमराज से भी बच सकते हैं। तो इसलिए हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि जनाब मुस्कुराना सीखिए, खुश रहना सीखिए और दूसरों को भी खुश रखिए। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, यही हमारी ज़िंदगी का एक मोटिव होना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी तो अच्छे तरीके से गुजारनी है, लेकिन हमारे साथ साथ जो हमारे से मुंसलिक लोग हैं, हमारे से मुंसलिक जो रिश्ते हैं, वो किस तरह की अपनी ज़िंदगी गुजारें। क्या वो खुश हैं, क्या वो हमसे खुश हैं, जो हम उनके लिए कर रहे हैं क्या वो उनके लिए उतना काफ़ी है या हमें और भी उनके लिए करना चाहिए। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना देने के लिए, तो आप सिर्फ अपने फेस पे, अपने चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कुराहट सजा लेंगे ना, तो वो भी किसी के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है किसी को देने के लिए। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। हम भी आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिस पे हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और एक्सपर्ट से इसका बेहतर इलाज और एहतियात जानते हैं। तो जनाब आज दुनिया भर में हाइपरटेंशन से आगाही काल में दिन भी मनाया जा रहा है और 2005 में पहली दफ़ा हाइपरटेंशन आलमी दिन मनाया गया और अब हर साल 17 मई यानी कि आज के दिन ये दिन मनाया जाता है ताकि ज़हनी तनाव, दबाव या परेशानी से बुलंद फिशार खून के बायस दिल का दौरा पड़ने से मुतालिक आगाही फराहम की जा सके। अमेरिका में बताया गया है कि 85 मिलियन से ज़ायद लोग हाइपर ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला है। वर्ल्ड हेल्थ रैंकिंग के मुताबिक हाइपरटेंशन के मरीज़ों के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया भर में 85वें नंबर पर आता है। तो आज के दिन के हवाले से बात करेंगे, हाइपरटेंशन क्या है, इसकी वजह से मज़ीद कौन कौन सी बीमारियों का हम शिकार हो सकते हैं, और अगर यही स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ कंडीशन हमारी मुसलसल रहती है तो क्या हो सकता है, मेंटली किस तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार हम हो सकते हैं। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अहमद जमील हैं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइट। डॉक्टर इमरान, आज हाइपरटेंशन काल में दिन मनाया जा रहा है। बहुत से लोगों को पता है कि इसको बीपी जो हाई हो जाता है उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, बट उन्हें इसके साइंस एंड सिम्टम्स का नहीं पता और ये भी नहीं पता कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है जिसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके साइंस एंड सिम्टम्स पे ही बात कर लेते हैं।
जी सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर है क्या। तो आपको जैसे पता है कि हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली ब्लड पंप करता है पूरी जिस्म के अंदर। तो क्या होता है, हार्ट जब पंप करता है ब्लड, तो जो प्रेशर डेवलप होता है आर्टरीज के साथ, उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो जब हार्ट रिलैक्स करता है तो जो प्रेशर डेवलप होता है आर्टरीज के अंदर, उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अच्छा। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 नॉर्मल होता है। रेस्टिंग कंडीशन में जहाँ हम बैठे हैं हमारा ब्लड प्रेशर 120 होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला डायस्टोलिक 80 होगा। ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब क्या होता है कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ कंडीशन में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो अक्सर 140/90 से जब ज़्यादा होता है तो उसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जिसमें प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन उन्हें डायग्नोज किया, उसको डिवाइड किया मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर। CDC के मुताबिक, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक, अभी तक पूरी दुनिया में 1.3 बिलियन अफराद को जो है जो हाइपरटेंशन डायग्नोज हो चुकी है। और इसके अलावा 46% ऐसे अडल्ट हैं जिनके अंदर ब्लड प्रेशर है, उनको मालूम ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर डेवलप हो चुका है। उसकी वजह क्या है कि हमारी खुराक में सोडियम जो सॉल्ट उसका इस्तेमाल ज़्यादा है। अच्छा, इसको अगर देखा जाए तो इसमें दो तरह के इसके फैक्टर्स हैं। एक है मॉडिफाइबल कि जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक है नॉन मॉडिफाइबल जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उसमें क्या है कि सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट है उसका ज़्यादा इस्तेमाल, जिस हम बाहर से खाने खाते हैं उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है। अच्छा। फिर फ़ैट या जो उसमें फ़ैट कंटेंट है, ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा है। फिर उसके अलावा क्या है कि इनएक्टिविटी, लोग जो 7 दिन बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते, उनमें ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और ये CDC के मुताबिक रिकमेंड किया गया है कि हर बंदा तकरीबन 20 से 30 मिनट की वॉक करे, ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज जो है ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है और ब्लड प्रेशर के रिस्क को कम करती है। फिर उसके अलावा इसके साथ साथ जो है वो विटामिन D अगर बॉडी में कम हो, उससे भी जो है ब्लड प्रेशर हो सकता है। और फिर इसके अलावा जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं वो है जेनेटिक, फर्स्ट के किसी फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें आगे ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसमें भी ट्रांसफर हो सकता है। एग्जैक्टली। तो उसके अलावा क्या है कि एज मोर देन 65, जिनमें 65 से ऊपर जो उम्र होती है तो क्या होता है ब्लड वेसल जो है वो थिक हो जाती हैं, तो जिस वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर जिनमें क्रॉनिक गुर्दों की बीमारियाँ हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, उनमें भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एनजाइटी के साथ साथ मुसलसल एनजाइटी और इसके साथ साथ डिप्रेशन के साथ साथ भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन आजकल का जो स्ट्रेसफुल हमारा एनवायरनमेंट है, हम घर पे भी इसी तरह का माहौल होता है, हम लोग ऑफिस जाते हैं वहाँ पर भी यही माहौल होता है और हम लोग को पता नहीं चल रहा होता, एकदम हम लोग हाइपर हो जाते हैं और एकदम गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और ये जो स्टेट होती है हमारी, कंडीशन होती है हमारी, ये अगर मुसलसल यूं ही रहे और हमें पता नहीं है कि हम हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे, तो मेंटली किस तरह हम इफेक्ट हो सकते हैं इससे? सो वेरी गुड क्वेश्चन। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर केसेस में जिसमें बताया था 46% ऐसे अडल्ट हैं जिनमें आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर डेवलप हो रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी फैक्टर्स हैं। नंबर 1 है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप देखा जाए ज़्यादातर जो ऑफिस का माहौल है या कोई भी वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है, सब लोग बैठे काम कर रहे हैं और ज़्यादा 4 से 6 घंटे या 8 घंटे तक बैठे बैठे काम करना भी एक ब्लड प्रेशर का रिस्क है। और हाइपरटेंशन इससे ही डेवलप होती है। अब क्या होता है कि उसमें सिम्टम में अचानक चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आ जाना, सर में दर्द रहना और साथ साथ गर्दन में खिंचाव, पट्टों में खिंचाव। तो इसकी वजह से ये रिस्क फैक्टर हैं जो कि अलामतें हैं जो कि बताती हैं कि ब्लड प्रेशर डेवलप हो रहा है। अब साथ साथ क्या होता है कि स्मोकिंग काफ़ी लोग करते हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा। ज़्यादा कॉफ़ी या ज़्यादा टी लेने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ज़्यादा सॉल्ट, जैसा हमने डिस्कस किया है कि वो भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। तो ये सारे फैक्टर मिल के क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर डेवलप होने तो शुरू होता है और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं चलता। और क्या होता है कि वो गुस्सा भी कर रहे हैं, घर में भी गुस्सा कर रहे हैं, ऑफिस में गुस्सा कर रहे हैं। और सबसे जो मेन कंप्लेन लेके लोग आते हैं वो है सर दर्द, कि मुस्तकिल सर दर्द रहता है और पत्थर में खिंचाव रह रहा है और बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पा रहे। तो ये एक मेन कंप्लेंट ज़्यादातर अफराद की होती है कि इसकी वजह से वो डॉक्टर के पास आते हैं कि जी हमारा सर दर्द मुस्तकिल रह रहा है और हमारे पत्थर में खिंचाव है, हम ना बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पाते। इवन नींद में भी हम लोग ना सो के सुबह उठ के भी रिलैक्स नहीं हो पाते। तो इसका क्या हल क्या है, मतलब क्या कर सकते हैं फौरी तौर पर, क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं इसकी? वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, फौरी तौर पर रेमेडी ये है कि सबसे पहले एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज की हैबिट बनाएं। देखें, सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज के आप नोट करेंगे, ब्रिस्क वॉक करने से, आधे घंटे की 1 घंटे की वॉक या एक्सरसाइज करने से आप नोट करेंगे आपके दिमाग का प्रेशर कम हो गया है। अच्छा। रिलैक्स होना शुरू हो गए, टेंशन कम हो गई है, परेशानी कम हो गई है। आजकल डेफिनेटली परेशानी हर जगह है, फिक्र हर जगह है, TV पे न्यूज़ है और देखा जाए पूरी दुनिया में तो इस वक्त जो है लोग टेंशन का शिकार है।
उसमें वर्क टेंशन भी है, फैमिली टेंशन भी है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी हैं, मुल्क के हालात भी चल रहे हैं। तो सबसे बेहतर इंपॉर्टेंट जो चीज़ वही है कि अपनी सेहत पे अपने ऊपर तवज्जो दें। सेहत पे तवज्जो कैसे देंगे? आप वॉक करना शुरू करें, सुबह सवेरे वॉक करें, सुबह सवेरे एक्सरसाइज करें, जिम जाएँ, अगर सुबह नहीं कर सकते दोपहर को जाएँ, दोपहर को नहीं जाते शाम को जाएँ। लाजमी एक आधा घंटा जो है ना, आधा घंटा या 1 घंटा अपने लिए निकालें, उसमें आप एक्सरसाइज करें, जिम में जाएँ, वहाँ पे ट्रेडमिल करें, उसके अलावा दूसरे कार्डियो एक्सरसाइज करें, जिम के मुख्तलिफ एक्सरसाइज करें। ये एक बहुत बड़ा प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है। कहते हैं कि एक्सरसाइज जो है इट एड्स लाइफ, और आपके जो है ना इट एज डेट्स टू लाइफ, कि आपकी लाइफ में ये दोनों में इजाफा करती है। तो उसी तरह ही है कि आहिस्ता 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 जब एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी जो है वो इस काबिल हो जाएगी कि वो जनाब वो ये सब चीज़ें जो हैं वो रिलैक्स भी करेगी, आपको डिफरेंट जो साइटोकाइन्स और डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस हो जाएंगे, और साथ साथ जो सोडियम ज़्यादा हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, और आपकी फ़ैट भी ख़त्म होती जाएगी। अच्छा, इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है हाइपरटेंशन को, और इसकी वजह से बहुत हमने देखे कार्डियक अरेस्ट भी होते हैं, लोग हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। दिन बहुत से लोगों का मैंने ये भी सुना है कि जो हमारी दिमाग की नस है वो भी फट जाती है हाइपरटेंशन की वजह से। इतना ख़तरनाक ये मर्ज़ है, क्या हम इसको सीरियस लेते हैं? अगर हम मेंटली भी इसका शिकार है, या बॉडी पे तो इसके असरात होते हैं लेकिन ज़्यादा हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं इसकी वजह से, क्या हम इसको सीरियस लेते हैं? अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी जो है ओवरऑल में देखा कि अपनी सेहत के मामले में बिल्कुल हम लोग ना वो अपनी सेहत को निगलेक्ट करते हैं, सीरियस नहीं है। खाने के मामले में बहुत सीरियस है, अगर देखा जाए शाम के टाइम हर रेस्टोरेंट भरा होता है, मगर सेहत के मामले में हम लोग सीरियस नहीं है। यकीन करें कि हर बंदा सिर्फ 1 आधा घंटा सिर्फ ये सोचे कि अपनी सेहत पे तवज्जो देनी है, और अपनी सिर्फ वो डाइट वॉच करनी शुरू कर दे, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दे, तो बहुत फ़र्क पड़ जाए। अब होता क्या है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में अगर आप इमरजेंसी रूम में जाएँ तो स्ट्रोक के साथ काफ़ी पेशेंट आते हैं, और वजह क्या है कि एज ए आपने बताया कि साइलेंट किलर है, तो क्या होता है अचानक किसी टेंशन या दबाव की वजह से ब्लड प्रेशर शूट अप करता है, और दिमाग की नस फट जाती है, उसे हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। तो स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज के साथ पेशेंट अस्पताल में आता है, और फिर पता चलता है कि जो ब्लड प्रेशर था पेशेंट को जिसकी वजह से या ब्रेन हैमरेज हुआ है, या हार्ट अटैक होता है। अगर आपने देखा होगा फिल्मों में या ड्रामा में क्या होता है, अचानक जो है वो हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक जो है, ब्लड प्रेशर भी एक हार्ट अटैक की जो है बहुत बड़ी रीज़न है। उसके अलावा चेस्ट पेन भी है, उसके अलावा किडनी फेलियर भी है, किडनी डैमेज हो जाती है, डायबिटीज़ भी हो जाती है कुछ लोगों को, और आँखों की जो ब्लड विजन भी होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम आते हैं, मगर बंदा चूँकि डेली लाइफ में होता है, आप निगलेक्ट करते हैं अपने आप की अपनी सेहत को, तो आहिस्ता आहिस्ता हम निगलेक्ट कर देते हैं कि हमारी सेहत भी, हमारा जिस्म जो है, इसने हम जितने हम इस पर तवज्जो देंगे इतना ही हम ये इस अपनी लाइफ प्रोलॉन्ग करेंगे। लेकिन डॉक्टर इमरान, यही मसला है ना, हम मेंटल इलनेस को इलनेस समझते ही नहीं है। हम कोई बीमारी समझते ही नहीं है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम फिजिशियन के पास चले जाएंगे लेकिन हम साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, कि शायद हम एक वो टैबू है ना हमारे सोसाइटी में, कि हम जाएंगे तो लोग कहेंगे कि तुम पागल हो जो तुम उसके पास जा रहे हो, तुम्हें किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसकी वजह से भी जो मेंटल इलनेस है वो बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली देखें, जब जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ती है, उसके साथ दूसरी मेडिकल कंडीशन बढ़ जाती हैं, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, किडनी डिजीज़ हो गई, या जीआई की डिजीज़ हो गई, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी के साथ साथ डिप्रेशन बढ़ती है, डिप्रेशन के साथ साथ ये एक ऐसा विशियस साइकिल है कि जब एंजाइटी ज़्यादा होती है, डिप्रेशन ज़्यादा होती है, बंदा कहता है थोड़ा चलो जंक फूड खा ले, पिज़्ज़ा पास्ता या बर्गर खा ले, और वो वेट गेन करता है, वो सोडियम उसमें ज़्यादा होता है। तो एक ऐसा साइकिल बन जाता है कि अब बंदा वो जंक फूड भी खा रहा है, डिप्रेस भी होता जा रहा है, ब्लड प्रेशर भी शूटअप करता जा रहा है, हार्ट डिजीज़ भी हो रही है। और आप नोट करें कि ज़्यादातर मरीज़ जो कि मेरे पास आते हैं जिनको डिप्रेशन एंजाइटी है, उनके साथ उनको हाई ब्लड प्रेशर भी चल रहा है। तो वो यही है कि मुस्तकिल सोचों के साथ साथ क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मुस्तकिल सोचों के साथ साथ जो है ना वो अपनी सेहत पर तवज्जो भी नहीं दे पा रहे, उनकी नींद भी इफेक्ट हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी लाइफ इफेक्ट होती है। लेकिन जिस तरह आपने डॉक्टर इमरान कहा कि मुस्तकिल सोचें, क्या हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं कि अगर एक बार बार कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं या इस तरह की थॉट्स आ रही हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्या हम उनको डाइवर्ट कर सकते हैं अपने आप को या अपने माइंड को? बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, अल्लाह ने इंसान का जिस्म ऐसा बनाया है, दिमाग ऐसा बनाया है कि हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। देखिए, इंसान ने चांद पे कदम रख दिया, इंसान ने कंप्यूटर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या क्या चीज़ें नहीं बना दी, वो सारा इंसानी दिमाग है। यानी आप अपने दिमाग को पुरस्कून रखें तो आप नई नई इन्वेंशन बना सकते हैं, और आपके दिमाग में सुकून नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दिमाग का सुकून लाना बहुत ज़रूरी है। इसकी काफ़ी टेक्निक्स हैं, और इसमें इसलिए साइकोथेरेपी भी इसमें है कि अगर जिस पेशेंट को मुस्तकिल डिप्रेशन, एंजाइटी है, वो साइकोथेरेपी भी करे, मेडिकेशंस भी ले। और साथ साथ हम कहते हैं कि डाइट और एक्सरसाइज दो चीज़ें लाजमी करते हैं। डाइट पे तो बहुत तवज्जो दें, ख़ास तौर पर जंक फूड जो है उसको अवॉइड करें और एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि इन दो चीज़ों की वजह से आप
80% तक अपनी सब चीज़ों पे काबू पा सकते हैं, अपनी मेडिकल कंडीशंस पे काबू पा सकते हैं। इसके बाद आपने देखना है कि किस वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ती जा रही है, फिर अपने साइकाइट्रिस्ट के पास जाएँ और उनसे मेडिकेशन लें। और यकीन करें मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे चूँकि एक टैबू है साइकाइट्रिक इलनेस का, तो काफ़ी लोग मेडिकेशन लेते भी नहीं है। अगर ठीक हो जाए तो छोड़ देते हैं, फिर सिम्टम आते हैं, तो एक ऐसा साइकिल चलता रहता है कि वो जैसे ठीक हो जाते हैं मेडिकेशन छोड़ देते हैं। और दूसरा ये कि साइकोथेरेपी बहुत ज़रूरी है कि हर वक्त जो है ना, जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं या डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, तो पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग पॉजिटिव भी नहीं सोचते, वहाँ नेगेटिव सोचते हैं कि जी मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हालांकि अगर आप देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खुशहाल हैं। हमें हमारे सर पे छत है, हमें खाना है, फ्रिज भरे हुए हैं, और हमें कोई परेशानी नहीं है कि हमें कल का खाना कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना। आप फ़ोन करते हैं पिज़्ज़ा आते हैं, फ़ोन करते हैं खाने आते हैं, बाहर ड्राइवर है, गाड़ी है। कुछ लोगों की हैबिट बन जाती है ना कि वो नेगेटिव थॉट्स ही सोचते रहते हैं और वही चलता रहता है उनकी लाइफ में। अच्छा, ये मुझे बताइए कि मेडिकेशन की जिस तरह आपने बात की, तो हाइपरटेंशन के जो लोग हैं वो मेडिकेशन पर जा सकते हैं, और फिर क्या वो सारी ज़िंदगी मेडिकेशन पर ही रहेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, इसके लिए जब जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक सबसे पहली चीज़ है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वही जो हम बताएं कि सॉल्ट कम करें, फैट कम करें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें, कैल्शियम डाइट में ज़्यादा करें, विटामिन D, इन चीज़ों के साथ पहले आप अपने आप को कंट्रोल करें। फिर 2 डिफरेंट औकात में 2 डिफरेंट टाइमिंग पे अगर आपका ब्लड प्रेशर शूट अप ज़्यादा कर रहा है, फिर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। और मेडिकेशन वो क्या करेंगे, पहले एक मेडिकेशन से हम ट्रीटमेंट करेंगे, देखेंगे कैसा कंट्रोल हुआ है, साथ साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चलती रहेंगी। अच्छा। डाइट और एक्सरसाइज। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ना हो और मेडिसिन पे हम लोग चले जाए। Exactly. ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। Exactly. क्योंकि पहली चीज़ ही वही है। अच्छा, काफ़ी लोग सिर्फ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से ही उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। और मेरे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके में डायबिटीज़ भी थी और ब्लड प्रेशर भी शूट अप हुआ था। जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करते गए और आहिस्ता आहिस्ता उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल है और शुगर भी उनकी कंट्रोल है। तो हम लोग ये चीज़, चूँकि हमारे जहन में है ही नहीं एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, और अब जिम में भी सुबह देख लें काफ़ी 5 या 10 लोग हैं और इतने करोड़ की आबादी है और हमारे जिम कितने हैं और लोग कितने जिम जाने वाले, तो आपको अंदाजा हो जाएगा हमारी सेहत के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं है। तो पहली चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, दूसरी चीज़ फिर मेडिकेशन है, और फिर अगर एक मेडिकेशन कंट्रोल नहीं होता तो दूसरी मेडिकेशन भी ऐड कर देते हैं, फिर तीसरी मेडिकेशन भी ऐड, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम मेडिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मेडिकेशन वाला जो प्रोसेस होता है, ये लास्ट स्टेज पे होता है कि अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ भी नई कंडीशन सही हो रही तो एंड पे फिर मेडिकेशन पे पेशेंट को लेकर आया जाता है? मैं ये कहूँगा कि ये पहला स्टेप जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, दूसरा स्टेप मेडिकेशन है। अब आगे क्या आता है कि अगर इन 2 के साथ भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर रहा 1 महीना या 2 महीना, तो फिर हम एक दूसरी मेडिकेशन ऐड करते हैं। फिर उसके साथ भी 1-2 महीना कंट्रोल नहीं करा तो फिर तीसरी मेडिकेशन। तो नॉर्मली क्या होता है 90% लोगों में सिर्फ 2 ब्लड प्रेशर मेडिकेशन के साथ ही या एक के साथ ही आराम आता है, और कुछ पेशेंट है 5 to 10% जिसके साथ आपको 2 मेडिकेशन ऐड करनी पड़ती हैं। अच्छा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन के अंदर, या जिसे कहते हैं ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के अंदर, आपको फिर 3 मेडिकेशन या इससे ज़्यादा ऐड करनी। मतलब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एग्जैक्टली, काफ़ी ज़्यादा ऐसे आते हैं। तो फिर ये जो मेडिकेशंस पे चले जाते हैं जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, फिर वो मेडिकेशन पे ही रहते हैं सारी ज़िंदगी, या वो रिवर्स हो सकते हैं? वेरी गुड। अगेन, रिवर्ट होने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप नोट करें कि अब ये कहें कि सबसे नंबर 1 ट्रीटमेंट हाई ब्लड प्रेशर क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि डाइट और एक्सरसाइज। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपनाते हैं, वेट कम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे पेशेंट हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जब एक्सरसाइज करनी शुरू की वेट कम हो गया। यकीन के वेट कम होते साथ ही ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो गया। कभी पहले 3 ब्लड प्रेशर मेडिकेशन पे थे, 2 पे आ गए, 1 पे आ गए, और आहिस्ता आहिस्ता 1 भी कम हो गए। इन्होंने कहा दिया कि फिर आप एज नीड, अगर आपको लगे कि है तो लें, नहीं तो ना लें। और काफ़ी यकीन करें पेशेंट में वो बिल्कुल ख़त्म भी कर दें, दवाई लेनी शुरू कर दें, क्योंकि ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रेंज पे आ गया। मगर तब है जब एक डेडिकेशन हो, आपको पता हो कि मैंने अपनी सेहत पे तवज्जो देनी है, अपने ऊपर तवज्जो देनी है, ये तब आप ऐसा अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, एक्सरसाइज और डाइटरी हैबिट्स जो है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि सिर्फ हम बाकी सारी चीज़ें हमारी वहीं पे रहे और सिर्फ हम मेडिकेशन पे कर ले, शिफ्ट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो फिर हम अपने बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ ज़्यादती करेंगे मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली। ठीक है, लास्ट कमेंट क्या देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को और आपके देखने वालों को? देखें, अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि हमारी जो बॉडी है, ये हम जब जैसे पैदा होते हैं और 70-80 साल की हमारी ज़िंदगी हमारे साथ साथ चलती रहती है। हम जितना इसकी टेक केयर करेंगे उतनी हमारी जो डिजीज़ हैं वो कम होंगी। अब रिसर्च से साबित हुआ है, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च से साबित हुआ है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर BDNF। ये क्या कहता है कि ना सिर्फ बॉडी के अंदर डिफरेंट न्यूरोकेमिकल रिलीज़ करके हमें हाइपरटेंशन,
कम करता है, डायबिटीज़ कम करता है, हार्ट डिजीज़ कम करता है, बल्कि ये डिमेंशिया जैसी बीमारियों से भी बचाता है। डिमेंशिया, एंजाइटी और डिप्रेशन इनसे बचाता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती हैं, चीज़ें अचानक नहीं आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज एक्सरसाइज किया तो कल सुबह उठेंगे तो ब्लड प्रेशर ख़त्म हो गया। ये 1 महीने के अंदर चेंज आएगी, 2 महीने के अंदर। और बाकी जो दूसरी डिजीज़ हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया या स्ट्रोक का प्रिवेंशन हो गई या हार्ट डिजीज़ की, वो महीनों में आएगी। सालों में जाके बंदा फिर जो है वो डिमेंशिया से बच सकता है और ऐसी कंडीशन से बच सकता है कि जो बुढ़ापे में आ सकती हैं। सो इन अदर वर्ड्स सिर्फ एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से आप अपनी ज़िंदगी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ठीक अल्लाह के है। हुक्म से। और ख़ास करके जो यंगस्टर्स हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं, हाइपरटेंशन का, तो उनके लिए भी यही रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें ताकि तमाम तर चीज़ों से बचा जा सके। डॉक्टर इमरान अहमद जमील हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। हाइपरटेंशन के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि क्या क्या रूट कॉजेज़ हो सकती हैं इसकी और किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है, इस कंडीशन को बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम शहरियों के मसाइल के हवाले से मुल्क में जारी सियासी और मुआशी बहरान का खुमियाजा देखा जाए तो सिर्फ आवाम ही भुगत रही है। यहाँ हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें करती दिखाई दे रही है, लेकिन अशिया की कीमतों के बढ़ने और कम होने में काफ़ी ज़्यादा जो किरदार है ना, वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के उतार चढ़ाव पर होता है। गुज़श्ता चंद अरसे में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें डबल हो चुकी थी, जिस वजह से मुल्क की मईशत खसारे में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। लेकिन काफ़ी दिनों बाद आवाम के लिए कोई अच्छी खबर भी हमें सुनने को मिली, और वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। और वज़ीर ख़जाना के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 270 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीज़ल की बात की जाए तो कीमत 30 रुपये कमी के बाद 258 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 164 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 12 रुपये कमी के बाद 152 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। और पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक कल रात 12 बजे से हो चुका है। और इसहाक डार का कहना था कि उम्मीद है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी से दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी होगी, लिहाजा ट्रांसपोर्टर से भी गुजारिश है कि अब किरायों में कमी की जाए। अब सवाल ये है कि इस कमी के बायस बाकी तमाम अशिया और महंगाई में आवाम को कुछ रिलीफ मिल पाएगा? क्या ट्रांसपोर्टर्स किरायों में कमी करेंगे? डूबती मईशत के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? इस पर आज हम बात करेंगे। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। जाहिद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। जाहिद साहब, पेट्रोल की कीमतों में बिलाखिर कमी वाक़ई हुई गई है, 12 रुपये कमी की गई है पेट्रोल की कीमत में। कितना खुशाइन कदम देखते हैं आप ये? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल में तो जब तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें 16 मई 2023 को सिनेरियो रूप में लिखा जाएगा कि हुकूमत ने 4% पेट्रोल यकदम सस्ता कर दिया और 10% डीज़ल सस्ता कर दिया। लेकिन साथ ये भी लिखा जाएगा कीमत थी कितनी। ये एक अहम चीज़ है। सस्ता बेशक हुई हैं चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं। हुकूमत ने अपने जो जमा तफरीक का उसके हिसाब से किया फैसला जो भी किया है। लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त भी जो कीमत है, इस सस्ता होने के बावजूद भी क्या वो आपकी मेरी आवाम की जेब पर वो काबिल कबूल है? असल सवाल ये है कि आप चाहे एक जो कहते हैं कि अगर किसी के पास पैसा है तो जो मर्जी आप चाहे 500 रुपये लीटर कर दें, उसके लिए कोई मसला नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं है उसको आपने क्या रिलीफ दिया है? मतलब एक छोटी सी अगर हम इसको अवामी रंग में देखें कि अगर एक बंदा 1 लीटर पेट्रोल रोज़ इस्तेमाल करता है, मोटरसाइकिल वाला जो कि मोटरसाइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिल चलाता है, 1 लीटर पेट्रोल का मतलब है वो कम से कम 300 रुपया डेली खर्च कर रहा है जी। यानी कि 9000 रुपया एक बंदा सिर्फ पेट्रोल पर खर्च कर रहा है। और जब वो मेंटेनेंस करता है मोटरसाइकिल की 1000-2000 वो भी लगा लें, यानी 10-11 हज़ार रुपया वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 25,000 वाले को तो छोड़ दें, अगर हम 50,000 वाले की सैलरी पर भी इसे देख लेंगे, 10-12 हज़ार रुपया एक बंदा सिर्फ
दफ्तर अपने काम के लिए जो कर रहा है वो उसके लिए आने जाने के लिए वो 10 से 12,000 रुपया खर्च कर रहा है, 20% अपनी आमदनी का, तो उसके पास बाकी क्या बचता है? अगर वो किराए के घर में भी रहता है तो बाकी उसके पास क्या बचा? तो ये एक ऐसी इस वक्त सूरत हाल है जिसमें हुकूमत ये कह तो सकती है कि हमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, खुशैन किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये जो कमी है ये काफ़ी नहीं है। इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल की कीमत जो है ये आपकी पूरी इकानमी पर असरअंदाज हो रही है। सबसे बड़ा सबूत ये है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 44% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी इंपोर्ट कम हुई है। यानी कि इसका मतलब है कि आप 48% पेट्रोल और डीज़ल की खपत कम हो गई है आपके मुल्क में। और इस खपत कम होने का मतलब ये है कि एक तो महंगा होने की वजह से लोगों ने, चले हो सकता है इसे मुस्बत रंग में इस तरह देख सकते हैं कि जो शाम को बिला वजह मोटरसाइकिलों पे निकल जाते थे वो कम हो गया होगा, लेकिन असल में आपकी इंडस्ट्री वो इसका बोझ नहीं उठा पा रही। जो आपके लोग हैं, जो अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही, मतलब इस ईद पे देख लें आप, मतलब हमें वो सूरत हाल ये नॉर्दर्न एरियाज़ में नज़र नहीं आई। 5 छुट्टियां थी हालांकि, जो आमतौर पे बिल्कुल चौक हो जाते हैं वो, और उस चौक ना होने के साथ ये तो कह सकते हैं लोगों ने बचत कर ली, लेकिन वहाँ जो इकनॉमिक एक एक्टिविटी क्रिएट होनी थी इन 5 दिनों में वो नहीं क्रिएट हो सकी, जिसका इम्पैक्ट लाजमी तौर पर वहाँ जो लोग होटल खोल के बैठे हैं, जो लोग होटल वाले हैं, मतलब वो उनकी आमदनी कम हो गई। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसमें पूरा एक इकानमी इसी तरह चल रही है। तो इस तरह ये अभी आप आलमी मार्केट के हिसाब से तो कीमत अभी भी ज़्यादा है। अच्छा। अगर हम सिर्फ आलमी मार्केट के तनाज़र में देखें, लेकिन असल में हमें मार पड़ रही है डॉलर से। मगर डॉलर आज भी सरकारी रेट 285 रुपये है। अच्छा, डॉलर की कीमत नहीं कम हो रही है? डॉलर की कीमत कम हुए बगैर आपको वो रिलीफ नहीं मिल सकता जो कि मिलना चाहिए। यानी $77 या $78 अगर क्रूड ऑयल की कीमत है आलमी मार्केट में, तो वो आपको यहाँ पर एक मुनासिब कीमत 150 के करीब मिलनी चाहिए। हाँ। लेकिन आपका डॉलर इतना महंगा है कि जिस वक्त बाहर से वो आता है पेट्रोल डीजल, तो आपको वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हम बड़ा सुन रहे हैं रूस से आ रहा है, लेकिन रूस को भी जब आप डॉलर में अदायगी करेंगे, जब डॉलर में उसकी आएगी तो वो आपको 19-20 का फर्क पड़ेगा। जितना शोर मचा हुआ है उतना रिलीफ नहीं मिलना, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, रूस से पेट्रोल या डीजल आ जाएगा। तो असल में सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो सबसे अहम मसला है वो पेट्रोल और डीजल और आपकी पूरी इकानमी। लेकिन क्या आपको फिर जाहिर साहब लगता है कि ये जो रूस से जो ताल्लुकात चल रहे हैं या फिलहाल जो खबरें गर्दिश कर रही है उसकी वजह से पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है? आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम है इस वजह से? नहीं, इस वक्त पहले तो आलमी मंडी में भी कम थी पेट्रोल, लेकिन इस वक्त अब $77 पर बैरल हो चुकी है। अच्छा। जो कि इंतहाई एक आम दिनों के लिहाज से कम ख्याल की जाती है। हाँ। तो ये तो एक उसका इम्पैक्ट है सारा। हुकूमत आज भी 50 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल पे, 50 रुपये फ़ी लीटर डीजल पे टैक्स आज भी ले रही है। हुकूमत ने तो अपना कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। हुकूमत ने कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, सिर्फ वो जो हमें थोड़ा सा पीछे से सस्ता मिला है उसको हमने आगे पास ऑन कर दिया। अच्छा। यही अगर आपका डॉलर 200, 180, 190 रुपये हो तो आपका जो पेट्रोल है वो भी कम से कम 200 के करीब हो जाएगा। वो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। तो इसलिए ये आलमी मार्केट के साथ ज़रूर अटैच है। आप आलमी मार्केट की वजह से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिला है, लेकिन असल में जिस वक्त तक डॉलर आपका नहीं कंट्रोल में आएगा, डॉलर आपको नहीं बेहतर होगा। मतलब पिछले दिनों 4 दिन पहले आपका सरकारी रेट 299 रुपये पे पहुंच गया था। हाँ जी। अब थोड़ा सा नीचे आया। इस वक्त भी जो ओपन मार्केट का रेट है तकरीबन 300 रुपये। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें पेट्रोल उसी वक्त सस्ता होगा जिस वक्त आपका डॉलर सस्ता होगा, फिर हम कह सकेंगे कि वाकई आवाम कुछ रिलीफ मिला है। लेकिन वो अभी बहुत दूर लगता है, क्योंकि डॉलर सस्ता होने के लिए आपके पास डॉलर होना ज़रूरी है। डॉलर होने के लिए उसकी आमदनी का कुछ जरिया होना ज़रूरी है, एक्सपोर्ट होना ज़रूरी है। वो उससे होती है, वो सारी चीज़ें तो हमारी बंद पड़ी हुई है। अच्छा, पेट्रोल की वजह से बहुत से लोग किरायों में भी कमी का, जिस तरह उन्होंने गुजारिश की है इसहाक डार साहब ने या ट्रांसपोर्टर से कि अब किरायों में कमी की जाए ताकि जो लोग हैं वो थोड़ी सी परेशानी से वो निकल आए। और बाकी जो चीज़ें हैं अशिया खुर्दोनोश, उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा इस पेट्रोल की कीमत में जो कमी हुई है? जी बिल्कुल, बनता तो यही है कि अगर डीजल 10% सस्ता हुआ है तो किराए में भी 10% कमी होनी चाहिए। अच्छा। यानी अगर आपका 1000 रुपये की टिकट थी उसे 900 रुपये पे आना चाहिए। हाँ। लेकिन अभी 2 दिन हो चुके हैं, उसे अभी तक तो वो उसी में है कि अभी नया किरायानामा नहीं आया, नया तैयार हो रहा है किरायानामा, तो वो तो अभी उस सिलसिले में चल रहा है। लेकिन जो स्कूल वैन, जो बसें, जो दूसरी ट्रांसपोर्ट है, वो तो खैर फिक्स करके बैठ जाते हैं ना। वो कमी पे तो कभी नहीं आज तक मैंने सुना कि उन्होंने आगे कहा हुआ कि आपके बच्चे के ये ट्रांसपोर्ट किराया कम हो गया है डीजल सस्ता होने से, तो वो तो वहीं रहने हैं। जो चीज़ें हम फिक्स हो गई हैं, 19-20 का फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये बड़ी ट्रांसपोर्ट है वहाँ, उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा। जो कार्गो वाले हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा 10%। अच्छा। लेकिन आगे उसे
लोगों तक असर क्या पहुंचना है, मतलब अब चिकन 650 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में है, मतलब 650 रुपये फ़ी किलो इस वक्त खरीद में नहीं है इस वक्त मार्केट में। मतलब अब वो दिन गए कि लोग कहते थे 2 मुर्गियाँ काट दो जी, 3 मुर्गियाँ काट दो। अब तो पहले अगर रेट पूछता है भाई रेट क्या है, कितना फिर रेट है, चुपके से कहता है आधा किलो कर दो। तो ये सूरत हाल है कि लोग अब थोड़ा सा चिकन खरीदते हुए शर्मिंदगी से महसूस करने लगे हैं कि आधा किलो लूँ या 1 पाव लूँ या 2 लेग पीस लूँ। तो ये सूरत हाल है। इसमें यकीनन आवाम के लिए एक आर्जी रिलीफ आप कह सकते हैं कि उसे ब्रेक ज़रूर लग गई है कि जो हर दफ़ा बढ़ रहा था उसमें थोड़ी सी रिवर्स गियर लगा है। लेकिन अभी अगर रिवर्स के भी गियर होते फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पहला गियर है ये रिवर्स का। जब तक आप चौथे पाँचवें में नहीं जाएंगे आवाम के लिए तो अभी कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती कि उनके लिए कोई बेहतरी की चीज़ नज़र आ रही हो। लेकिन क्या लगता है आपको कि अभी तो उन्होंने कमी की है, 15 दिन बाद के क्या सूरत हाल लगती है, कोई प्रोडिक्शन कर सकते हैं आप? देखें डॉलर अब तकरीबन इसी रेंज में रहने का बताया जा रहा है। हाँ। तकरीबन 280 से 285 के करीब ही मूव करेगा। और अगर आलमी मार्केट भी आपकी यही रहती है जो इस वक्त है, यानी कि $77 पर बैरल के करीब, तो फिर तकरीबन इस जगह मेंटेन रहेगा, क्योंकि आलमी मार्केट में अब इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि वो इससे ज़्यादा नीचे आए। क्योंकि वो उनके भी अपने जो बेच रहे हैं तेल, उन्होंने भी अपनी एक स्लैब फिक्स की होती है कि लोएस्ट ये इतने तक है। तो वहाँ भी कोई बहुत बड़ी ब्रेक होने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ पे $60 पे या $50 पे आ जाएगा। तो वहाँ पे भी अब तकरीबन यही रेट रहेगा। अगर डॉलर भी आपका यही रहता तो यानी बेंच मार्क हम कह सकते हैं कि तकरीबन 260 250 इसके राउंड अबाउट ऊपर नीचे होता रहेगा। वो भी अगर सेल्स टैक्स ना लगाया तो। अच्छा। क्योंकि इस वक्त IMF पूरा इस पे है कि सेल्स टैक्स भी साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हुकूमत उस पर रजिस्ट कर रही है। लेकिन इस वक्त जो लेवी ली जा रही है 50 रुपये, वो 50 रुपये पूरा एक टारगेट फिक्स हो चुका है। वो पेट्रोल पे भी ली जा रही है, डीजल पे भी ली जा रही है, दीगर जो उस पर भी ली जा रही है। तो उसमें भी कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं, सिर्फ यही है कि आपका डॉलर नीचे आता जाए तो उसका थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलता जाएगा। मिलता जाए। अच्छा, ये जो इंस्टेबिलिटी आई हुई है पूरे हमारे मुल्क में पिछले काफ़ी अरसे से, इसकी वजह से भी तमाम तर जो क्रिएट हो रही है चीज़ें, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बिल्कुल, सियासी महाज पे आप क्यों नहीं देखते, सियासी इंस्टेबिलिटी जो है वो तो पूरा आपका पूरा स्ट्रक्चर हिला के रख देती है। कि मसलन जो इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसने चीज़ों को लेके चलना है, उसे पता ही नहीं कि कल को क्या सूरत हाल होगी। और सबसे बड़ी जो इस वक्त चीज़ है, आपका IMF के साथ डील नहीं हो पा रही इसी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से कि लोगों जो IMF है या जो दीगर इदारे हैं उन्हें ये डाउट है कि पता नहीं कल किसकी गवर्नमेंट होगी, तो हमारे साथ जो मुआहदा हो रहा है उसके साथ कौन उसको ओन करेगा नहीं करेगा। गो कि वो रियासत के साथ मुआहदा होता है और रियासत उसे ओन करती होती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में ऐसा तजर्बा हुआ था कि जिसमें रियासत ने डिसोन कर दिया था वो मुआहदा, जिसकी वजह से इस वक्त IMF 100% गारंटी चाहती है कि जी मुझे 100% गारंटी दें आप IMF वाले कि जी आप ये हमारे साथ जो मुआहदा करें इसे चलाएंगे आगे। तो उसकी वजह से अब ये IMF की डील भी नहीं हो रही, IMF की डील नहीं हो रही, दीगर मुल्कों से जो पैसे मिल रहे हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। रोल ओवर ज़रूर हो रहे हैं आपके कर्जे, कि वो कर्जे थोड़े से आपके दोस्त मालक हैं वो जिन्होंने मार्च में लेने थे वापस उन्होंने अगले मार्च तक कर दिए हैं, जिन्होंने जून में लेने वो अगले जून तक ले जाएंगे। लेकिन अभी तक दे कोई नहीं रहा कुछ आपको। आप अपने पुराने कर्जे वो ज़रूर रोल ओवर कर रहे हैं कि आपने जो वापस करने थे उसमें आपको साल की रिलीफ दे रहे हैं, 6 महीने की रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन वो नया जो डॉलर है वो नहीं आपको मिल रहा। अच्छा। जब तक वो नया डॉलर नहीं मिलेगा, चाहे वो कर्जे की सूरत में हो चाहे एक्सपोर्ट की सूरत में हो, तब तक कोई मुस्तकिल हल ऐसा सच नज़र नहीं आता। लेकिन पिछले दिनों तो ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट भी आई थी जिसमें खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे या IMF हमें नहीं लोन देगा तो हम डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, हमारी मैशत डिफ़ॉल्ट भी कर सकती है। तो इस दहाने तक हम पहुंच चुके हैं। डिफ़ॉल्ट अब चांसेस थोड़े कम हो गए। इस लम्हे जो सूरत हाल है उसमें डिफ़ॉल्ट का इतनी गुंजाइश नहीं है अब। अच्छा। वो जो आज से 4-6 महीने पहले थी ऐसी सूरत हाल कि जिसमें यकदम हम डॉलर हमारे यकदम कम होते जा रहे थे, लेकिन अब एक $10 बिलियन के करीब आके हम रुक से गए हैं। अच्छा, जैसे उसमें कोई डेली की बुनियाद पे या हफ्तावार जो फिगर्स आते हैं उसमें कमी नहीं देखी जा रही, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अब डिफ़ॉल्ट वाला जो खतरा है वो थोड़ा सा टल गया है, मतलब पूरी तरह नहीं। अच्छा। मतलब इस वक्त हमारे पास जो पैसे हैं वो दोस्त ममालिक के हैं। डिफ़ॉल्ट इस सूरत में है कि वो सारे क्या जी मेरे पैसे वापस कर दो, ले ले दो। हाँ। तो फिर तो हम उल्टे हो जाएंगे ना इस कश्ती के रहेंगे, ना उस कश्ती तो के इसलिए रहेंगे। लेकिन वो सूरत हाल नहीं है। हाँ। जो दोस्त मालिक होते हैं वो ऐसे मुश्किल वक्त में हमेशा साथ खड़े होते हैं और खड़े रहे हैं पहले भी। तो वो कोई आज इस वक्त डिफ़ॉल्ट की ऐसा सच कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। जो ज़र मुआदला के ज़खायर हैं उन्हें बढ़ाना है। वो बढ़ाना किस तरह उसका कोई सिरा हाथ में नहीं आ रहा। वो जब तक सिरा हाथ में नहीं आएगा कि डॉलर बढ़ने किस तरह है, वो ये
तमाम जो सूरत हाल है ये इसी तरह चलेगी। मतलब आपका जो अब अगर हम कोयले की बात करें, कोयले पे आपकी बिजली पैदा होती है, कोयले की कीमत में तकरीबन 4 गुना कमी हुई है गुज़श्ता साल के मुकाबले में। अब देखा जाए तो 4 गुना कमी का मतलब ये है कि आपकी बिजली जो कोयले पे बन रही है वो 4 गुना सस्ती हुई है, लेकिन आपको उसका इम्पैक्ट नहीं मिल रहा। वो भी फिर वही वजह आ जाती है कि अभी तक जब डॉलर उस वक्त अगर हम 150 साल पहले 170 रुपए का ले रहे थे, डॉलर था तो हम अदाई कर रहे थे 170 रुपये में, 178 रुपये में। अब वो अदाई कर रहे हैं हम 280 285 रुपये में। तो वो जो इम्पैक्ट है वो भी हम तक नहीं पहुंच रहा। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसमें एक 1 पॉइंट जिसे कहते हैं इस वक्त सिर्फ चीज़ है डॉलर डॉलर डॉलर, जिसे हम कहते हैं डॉलर गर्दी। आम एक टेक्निकल कारोबारी दुनिया में इसे डॉलर गर्दी के नाम से, जैसे दहशत गर्दी, गुंडा गर्दी, ये डॉलर गर्दी भी एक चल रही है इस वक्त। जब तक डॉलर काबू नहीं आएगा आपके, तो ये आपको जो इम्पैक्ट इस वक्त मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मतलब आपका आलमी मार्केट में इस वक्त कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन आप तक वो कीमतें उस तरह नहीं पहुंच रही। हाँ। और दूसरी तरफ ये है कि जिस वक्त रोजगार के मौके कम है तो लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही। या तो लोगों की आमदनी बढ़ना शुरू हो जाए तो वो फिर लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों पड़ता। को, हाँ। ना लोगों की आमदनी बढ़ रही है ना कीमतें कम हो रही हैं, तो लोग इस वक्त बिल्कुल एक शिकंजे में आए हुए हैं कि वो समझ नहीं आ रहा कि किस तरह इसको मैनेज करें। कि यही है कि बंदा कोई पार्ट टाइम शाम को जॉब कर ले, लेकिन वो जॉब की भी गुंजाइश नहीं मिल रही। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें यकीनन इस वक्त विशिष्ट साइकिल बना हुआ है, जिसके अंदर जो एक आदमी है वो आम आदमी फंसता ही जा रहा है। अच्छा, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ की हालत है जाहिर साहब, उस पर क्या आप तबसरा करेंगे? एलसीज हमारी बंद है, हमारी इंडस्ट्रीज़ इवन दो क्या बंद होती जा रही है, नई खुल नहीं रही, और जो पुरानी है जो थोड़ा बहुत हमारी तरक्की का बायस बन भी रही थी वो भी बंद होती जा रही है। तो आने वाले दिनों में तो फिर हम किस जो जगह पर खड़े होंगे? अब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो इंडस्ट्री की भी सूरत हाल है, पिछले दिनों जो फिगर्स आए हैं, हाँ जी, उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी जो बड़ी इंडस्ट्री आपकी, उसमें तकरीबन 24% कमी देखी गई है। अब 24% का मतलब है कि 24% उनकी आमदनी कम हुई है, 24% उनका प्रॉफिट कम हुआ होगा, 24% उनका जो रोज़गार है वो कम हुआ होगा। आप अंदाज़ा कर लें वो कहाँ सेटल होंगे लोग। जो अगर कोई 100 लोग भी किसी एक फैक्ट्री से बेरोज़गार हो जाते हैं तो उन्होंने कहाँ जाके आगे कहाँ जॉब करेंगे, किस तरह अपने आप को मैनेज करेंगे। तो ये इंडस्ट्री भी इस वक्त इसी सूरत हाल में, मतलब हम जो ये फिर वही बात फिर डॉलर पे आ जाती है कि डॉलर कंट्रोल करने के लिए हमने इंपोर्ट अपनी कम की, हाँ, कि हम जो बाहर डॉलर भेज रहे हैं वो कम से कम भेजें। इंपोर्ट कम होने की वजह से आपको खाम माल नहीं पहुंच रहा, खाम माल ना पहुंचने की वजह से इंडस्ट्री नहीं चल रही, इंडस्ट्री नहीं चलने की वजह से रोज़गार नहीं मिल रहा, रोज़गार नहीं मिलने की आमदनी नहीं बढ़ रही, आमदनी नहीं बढ़ने की वजह से आखिर में वही है कि रोना धोना कि पैसे नहीं है, ख़रीदारी कैसे हो। तो ये पूरा एक ऐसा सर्कल है जिसमें कोई समझ इस वक्त तक तो नहीं आ रही कि इसे किस तरह सेटल किया जाना है। और दूसरी तरफ जो सियासी हालात हैं उसमें लगता ही नहीं कि किसी की तरजीह इस वक्त इकानमी है। हर कोई आइन का शोर मचा रहा है, कोई नज़र ज़रूरत का शोर मचा रहा है। तो बीच में जो इसमें सैंडविच बने हुए हैं वो अवाम बने हुए हैं कि वो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त अवाम का क्या करना है। अवाम के लिए किसी के पास कोई रोड मैप नज़र नहीं आता, मतलब कि उसको किस तरह रिलीफ देना है। मतलब थोड़ा सा सस्ता आटा लगा लिया, सस्ती चीनी लगा ली, लेकिन आपको लगता है कि अगर जिस तरह इलेक्शंस की बात हो रही थी, सियासी तनाव में भी इजाफा होता जा रहा है, इलेक्शंस की बात हो रही थी, तो इलेक्शंस के बाद ये तमाम तो सिचुएशन बेहतर हो जाती, इलेक्शन ऐसी रहती? नहीं, लाजमी तौर पे एक कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता है, लेकिन असल में मसला ये है कि इस वक्त इलेक्शन से पहले 3 महीने, हाँ, और इलेक्शन के बाद कम से कम 6 महीने। अच्छा, ये नई हुकूमत बनने के दौरान ये जो 9 महीने का अरसा होगा ना आपका, ये आपकी इकानमी के लिए वर्स्ट तरीन होगा। ओके। क्योंकि जो गवर्नमेंट जारी होगी इलेक्शन करवाने, वो कोशिश करेगी कि जितना दे सकती है अपने पल्ले से, हुकूमत के पल्ले से लोगों को वो दे दे, अच्छा, मतलब नवाज दे, ताकि कल को वोट लेने के काबिल हो सके। और जब नई गवर्नमेंट ने आना है जिसने, उसे कम से कम महीना 1.5 महीना तो अपनी कैबिनेट सेटल करने में हो जाता है, उसे टीम बनाने में लग जाता है, फिर वो मुज़ाकरात शुरू करेगी कहीं IMF से जाके, दूसरे मुल्क से जाके। तो ये 6-8 महीने का ऐसा साइकिल होगा कि जिसमें से गुजरना, तो तब भी वो सिचुएशन हमारे लिए वर्स्ट ही होती है, आम आदमी के लिए वर्स्ट ही होती है अगर इलेक्शन पे हो जाता है। तो ये सूरत हाल सारी चल रही है। पेट्रोल प्राइसेस कम हुई है, लेकिन अभी भी वो जो आवाम की जेब पर अभी भी भारी है वो कीमत 270 रुपये लीटर जो कीमत है इस वक्त। जाहिद आबिद साहब, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इस हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं, बढ़ते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जाएं तो जनाब पाकिस्तान में ना होप शेफ्स का जो बढ़ता हुआ रुझान है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश आइंदा है और इससे मज़े मज़े के खाबे खाने वालों की तो मौजें लग गई है। तरह तरह के मज़ेदार खाने जो है ना सिर्फ एक क्लिक पर ही हमें अवेलेबल होते हैं। और अगर बात करें मीठे की तो जनाब इस बात में 100% सदाकत है कि अगर ज़िंदगी से मीठा निकल जाए ना तो यकीनन हमारी ज़िंदगी बेरौनक हो जाती है। और मीठा, और वो भी अगर घर का बना हो जिसे देखते ही दिल ललचाए और फ़ौरन खाने को हम लोग भागे। मज़े का लजीज केक हो, डोनट्स हो, कपकेक्स हो या फिर कुकीज़ हो, ना सिर्फ अपनी लज़्ज़त में मुनफरद होते हैं बल्कि जो अगर सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी देखा जाए उसके लिए भी बहुत अच्छे साबित होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही होम शेफ से करवाने जा रहे हैं जो खूबसूरत और मज़ेदार केक्स बनाती हैं, डोनट्स बनाती हैं, कुकीज़ बनाती हैं, कपकेक्स बनाती हैं, जिनकी आप अगर प्रेजेंटेशन देख लें तो आपका दिल खुश हो जाता है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो खाना होता है या कोई भी मीठी चीज़ होती है, कुछ भी होता है, वो टेस्ट करने से पहले हमारी आंखें टेस्ट करती हैं, उसकी प्रेजेंटेशन टेस्ट की जाती है आंखों के ज़रिए, फिर जाके हम ज़बान से उसका टेस्ट लेते हैं। तो अगर आंखों को आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है ना तो इसका मतलब कि वो मज़ेदार है। तो आज हम होम शेफ्स के हवाले से बात करेंगे। आज बेकिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो आज हम बेकर्स के नाम अपना पूरा सेगमेंट करने वाले हैं। और जनाब फरीहा तजम्मुल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बेकिंग एक्सपर्ट हैं। क्या मज़े के केक्स बनाती हैं, क्या मज़े की कुकीज़ और कपकेक्स बनाती हैं। जनाब मैं ख़ुद भी उनके एक बहुत बड़ी क्लाइंट हूँ और जो हर इवेंट पे मेरे घर में भी उन्हीं का केक आता है बना हुआ। तो फरीहा से बातचीत करते हैं, मज़ीद क्या क्या नई वो गोल्स लेकर आई हैं उस हवाले से भी बात करते हैं। फरीहा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेट। कैसे हैं मुनीबा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फरीहा आज आप लोगों का दिन मनाया जा रहा है, बेकर्स का दिन आज मनाया जा रहा है, लेकिन बेकर्स आज भी काम करके आए सारे, और यकीनन सारे कर भी रहे होंगे जिनके पास ऑर्डर्स हैं। एग्जैक्टली, जिनके पास ऑर्डर्स है। अच्छा, किस तरह आप इस डे को सेलिब्रेट करेंगे अगर आप के ऊपर छोड़ा जाए तो, क्योंकि आज आपका दिन है? अगर मेरे ऊपर छोड़ा जाए तो मैं अपनी रेसिपीज़ में से थोड़े थोड़े चंक बना के सारा कुछ टेबल डेकोर करूँगी। ओके। एंड आई वुड लाइक टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम माय मेन्यू, क्योंकि हम लोग खाते ही नहीं हैं। जो बेकर्स होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपने आप को सर्व करें। तो व्हाट आई वुड वांट इज कि मैं अपने लिए कुछ चीज़ें बना के स्पेसिफिकली अपने आप को सर्व करूँ और खाऊँ। नहीं तो मतलब अपनी उसमें से कोई है फेवरेट डिश जो आप बना के अपने लिए बना के खाती हैं? मैं हर मंथ या एवरी 6 months यू कैन से अपना एक फेवरेट केक बना के खुद वो केक अपने आप को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि आई डोंट ईट मीठा इतना ज़्यादा। सबको लगता है कि जो बनाता है वो बहुत खाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो आई पिक एवरी फ्लेवर एवरी मंथ एंड मेक माई सेल्फ अ केक एंड देन ईट इट। लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस में कैडबरी and Lotus, these are the two flavors that I really love. तो वो केक कितने मतलब होते हैं, कितने पाउंड्स के होते हैं, कितने बड़े होते हैं? ये छोटे से केक्स बनाती है अपने लिए? नहीं, I make about 2 pounds का केक and then my mother and I eat it for 4-5 days, क्योंकि मेरा केक खराब नहीं होता for a week or so। तो हम लोग रोज एक स्लाइस करके ना सर्व करते हैं अपने आप को। रोजाना वो जो है ना वो सेलिब्रेशन हो रही होती है। अच्छा, बेकर्स कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, खास करके बेकिंग के इस फील्ड में या इस शोबे में कितने लोग आ रहे हैं? बहुत सारे लोग आ रहे हैं मुनीबा। आई एम सीइंग इमेंस न्यू टैलेंट, और मुझे अच्छा भी लग रहा है देख के कि छोटे छोटे बच्चे बहुत आ रहे हैं। मतलब बीट बॉयज़ बीट गर्ल्स, देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। और लड़के बल्कि ज़्यादा आ रहे हैं बेकिंग की तरफ। तो आई एम सीइंग टीनेजर्स, यंगस्टर्स, एडल्ट्स who are actually coming into this field, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कों में वैसे भी कुकिंग का शौक होता है कहीं ना कहीं। शेफ्स भी आप देख लें कितने अच्छे होते हैं। तो अब उन लोगों ने अपनी थोड़ी सी रेंज डाइवर्स करके अब बेकिंग की तरफ आ गए, लेकिन they're immensely talented। ज़्यादा रेंज जो मैंने देखी है न्यू बेकर्स की आने वाली, these are ranging from 14 till 22। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊँ आई एम अमेज्ड फ्रॉम द टैलेंट दे आर यूजिंग। मेरे ख्याल में कोविड ने सबको ही बहुत ज़्यादा टाइम दिया है अपने आप को देखने का, एक्सप्लोर करने का, या अपने आप को अपनी आपकी ड्राइव देखने का कि आपकी ड्राइव किस तरफ की है, या व्हाट एक्साइट्स यू द मोस्ट। तो उसमें आई थिंक चिल्ड्रन आर द पीपल हु आर
coming forward, and I'm glad to see that. क्या बात है। और जनाब मैं चाहूँगी कि जो आज हमारे लिए बना कर लेकर आई हैं फरीहा, और बहुत ही खूबसूरत कपकेक्स हैं, उसके अंदर एक छोटा सा मिनी सा केक, आजकल आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, छोटे मिनी केक्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो क्या बना कर लेकर आई है फरीहा आप? मिक्स फ्लेवर है सारे कपकेक्स का और मिनी केक का। मिनी केक इज़ इन बटर क्रीम और अंदर इसका फ्लेवर है कैडबरी। सही, राइट, एंड वी आर हैविंग बटर क्रीम कपकेक्स एज वेल एज वही जो मैं भी आपको ऑर्डर करती हूँ जो आपका फेवरेट है। मैं आपको फेवरेट बना के लाई हूँ इस दफा। So, yeah. और कपकेक्स में क्या क्या है? Cupcakes में we are having buttercream and Cadbury cupcakes. Along with that, I have added some chocolate chunks. So you can sprinkle on the cupcakes, क्योंकि cupcakes में हम ऊपर से ऐड नहीं कर सकते। और आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत से इसको प्रेजेंटेशन इसकी हुई हुई है, और बहुत ही खूबसूरत उसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपकी आंखों को कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो वो वाकई फिर आपको जब आप उसको टेस्ट करते हैं ना, तो बहुत वो मज़े की डिलीशियस सी लगती है। तो अगर मुझे आंखों के साथ इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, तो वाकई ये टेस्ट में भी अच्छी होगी। सबसे ज़्यादा जो आपका कह ले कि ज़्यादा सेल होता है फ्लेवर, वो कौन सा है? आई थिंक वी कैन गो विद फज एंड कैडबरी। ये बहुत ज़्यादा सेल होता है, लेकिन अगर हम गर्मी की तरफ आ जाएं तो चॉकलेट ज़रा कम खाई जाती है। अच्छा। तो वी कैन मूव टूवर्ड्स लोटस। मतलब अभी का इस सीज़न का जो हॉट सेलर होगा दैट वुड बी लोटस एंड कैडबरी। और जो सर्दियों का हॉट सेलर होता है वो मोस्टली फज होता है, क्योंकि सर्दियों में क्रेविंग होती है चॉकलेट होती है ज़्यादा। हाँ, एग्जैक्टली। तो कितना टाइम लगता है फरीहा आपको ये तो मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे बनाए हैं। ये दिस टुक मी अबाउट 4-5 hours. However, I take orders that can give me 2-3 days. उसमें भी डिपेंड करता है कि किस तरह की डिजाइनिंग हुई हुई है उस पे। ये तो मेरा अपना डिजाइन है, ये आपका अपना डिजाइन है, आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई है। You got Fariha special today. लेकिन अदरवाइज जिस तरह का डिजाइन होता है और जितने पाउंड्स होते हैं, फिर अगेन उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा। 8 to 10 pounds का जो केक है वो कैन टेक अ डे पूरा, लेकिन अगेन प्री ऑर्डर्स होते हैं तो बाकी ऑर्डर्स भी साथ मैनेज करने पड़ते हैं उसके। तो 3 से 4 दिन पहले ऑर्डर करना चाहिए। 3 से 4 दिन पहले। आप लोगों को भी ये कहूँगी कि 3 से 4 दिन पहले ऑर्डर्स कीजिएगा इस तरह के, अगर आप लोगों ने कस्टमाइज केक्स बनवाने। अच्छा, ये जो मिनी केक्स के बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ये आजकल ट्रेंडिंग में है, तो कितने आ जाते हैं इसके ऑर्डर्स आपको? मेरे ख्याल में जब से ये मिनी केक्स और बेंटो केक्स आए हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड बेंटो केक्स। तो जब से ये बेंटो केक्स का ट्रेंड आया तो बहुत कम लोग हैं जो बहुत बड़े केक्स बनवाते हैं। अच्छा। क्योंकि लोग कम होते हैं खाने वाले, तो दे प्रेफर कि उसी टाइम ख़त्म हो जाए या वो साथ लेके चले जाएं जिनको हम दे रहे हैं। तो दे आर मोर इनटू दीज डिज़ाइंस, और वो होते भी क्यूट्स हैं। बहुत प्यारे लगते हैं साथ साथ, तो वो एस्थेटिक वाइब्स भी आ जाती हैं जहाँ भी आप जा रहे होते हैं। क्यूट से लगते हैं, बहुत मज़े के, और उनकी मतलब लुक कितनी क्यूट सी लगती है। मुझे खुद ही इतना प्यारा लग रहा है, इतना क्यूट सा लग रहा है। अच्छा, जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि ये भी ऑनलाइन, आप भी ऑनलाइन ही कर रही हैं, तो कितना बूस्ट मिला है इस चीज़ को जब से लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि अच्छा हम ऑनलाइन, अब क्रेडिबिलिटी भी आ गई है कि जो हम ऑनलाइन देखेंगे वही हमें मिलेगा, तो बूस्ट मिला है इस चीज़ से आपको? काफ़ी बूस्ट मिला है। और आई थिंक अगर आप अच्छी चीज़ डिलीवर कर रहे हो अपने क्लाइंट को, तो वो भी एक फर्म पॉइंट होता है टू ब्रिंग योर क्लाइंट्स बैक, और रेफरल्स बनाता है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ अच्छी प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, या आप बस कह रहे हो कि कोई बात नहीं, एक दफ़ा क्लाइंट बनाना है, बस ठीक है एक दफ़ा भेज दो, और बाद में क्वालिटी ख़राब कर लो, तो उससे भी आपका क्लाइंट ख़राब होता है। आपको देखें ना, आपको एक ही टेस्ट मिल रहा है बार बार, तो आप उधर ही आएंगे। लेकिन अगर आप कहें कि एक दफ़ा अच्छा था, एक दफ़ा नहीं अच्छा था, तो वो मिक्स्ड रिव्यूज़ पे आप रेफर भी नहीं करेंगे। आई थिंक क्वालिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड येस, जो एक्सपोजर चल रहा है आजकल सोशल मीडिया का, और सारी बेकर्स का कह लें, बेकर्स फैमिली का कह लें, या ऑनलाइन एक्सपोजर जो जनरली भी चल रहा है, दैट हैज़ गिवन पीपल अवेयरनेस कि हाँ जो दिख रहा है वही आएगा। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ मार्केट कि अच्छा दिखाते कुछ और है और बेचते कुछ और है। तो जो आपके रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनको तो मोस्ट डेफिनेटली पता ही होता है। और जैसे जैसे आपके पेज के फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपका कंटेंट बढ़ता जाता है, आपके पेज पर कंटेंट आता जाता है, एंड इट इज़ मोर रियलिस्टिक, नॉट दैट ऑफ Pinterest और गूगल, तो आई थिंक पीपल बिलीव यू। अच्छा, होम शेफ्स में भी डिफरेंट शेफ्स आ जाते हैं ना, जैसे बेकिंग में भी आ जाते हैं और दूसरे शेफ्स भी आ जाते हैं, तो आप क्या, जो आपको देख रहे हैं फरिया, उन्हें क्या आप टिप्स दोगी कि अगर वो बेकिंग में आना चाहते हैं तो क्या क्या क्वालिटीज़ एक तो आपके अंदर होनी चाहिए, पेशेंस लेवल कितना होना चाहिए आपके अंदर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से।
आई थिंक 2 क्वालिटीज़ जो भी बेकिंग में आ रहा है उसके पास होनी चाहिए, दैट इज़ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। कंसिस्टेंसी बिकॉज देयर गोइंग टू बी टाइम्स जहाँ पे जो सिचुएशंस होंगी वो फेवरेबल नहीं होंगी। अच्छा। और जैसे अभी गर्मियाँ आ गई हैं लेट्स से, तो आपकी एक चीज़ वहाँ से निकल रही है और एक चीज़ वहाँ से निकल रही है, चीज़ें मेल्ट हो रही हैं, आपको संभालना नहीं आ रहा, तो इट्स गोइंग टू बी ओके, जस्ट बी पेशेंट और पैनिक लेवल कम होना चाहिए आपका। पैनिक नहीं करना, अगर लेट्स से कोई डिजास्टर हो भी गया तो यू शुड नो हाउ टू कीप योर काम, और आपने सोचना ये है कि उसको फिक्स कैसे करना है, अच्छा। रादर देन गोइंग ओह ये तो हो गया अब क्या होगा। क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंसेस जहाँ पे अच्छा। मेरा केक बहुत एंड लेवल पे होता है, जाने वाला होता है, एंड इफ सम डिजास्टर हैपेंस तो मुझे अपनी जो कामनेस होती है वो रखनी होती है कि नहीं अच्छा नाउ हाउ टू फिक्स इट। नहीं कभी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा हुआ है अभी लेटली? शेयर करें हमारे साथ कि उस टाइम क्या हुआ था, क्या किस तरह फिर उसको काम डाउन किया और दोबारा बनाया, उसको क्या किया? अभी 2 दिन पहले की एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा। या आई वाज मेकिंग लोटस मिल्क केक। अब लोटस मिल्क केक इज सुपर सॉफ्ट, सेरेलैक जिस तरह सॉफ्ट होता है ना, इट इज दैट सॉफ्ट। तो उसको मैंने सोक करके रखा, उसका एक मिल्क मिक्सचर होता है, जब वो बन जाता है तो उसको सोक करके रखता है। अच्छा। और जो मेरा क्लाइंट था उनको चाहिए था ज़्यादा सोक हुआ हुआ, मतलब अच्छा मिल्क अमाउंट चाहिए था उनको उसमें, तो मैंने अच्छी तरह सोक कर दिया। अब मैंने थोड़ी देर बाद फ्रिज खोल के देखा तो इट वाज लाइक टूट रहा था साइड से। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और वो सुबह जाना था। ओके। रात को था ऑर्डर, लाइक रात को भी लेट नाइट 2-3 PM की बात है ये, 2-3 AM की बात है ये। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि अच्छा अब क्या करूँगी, बट आई देन हेल्ड इट टुगेदर फॉर सम टाइम, और क्योंकि उसमें मिल्क मिक्सचर था तो उसने होल्ड कर लिया अपने आप को। अच्छा। और फिर मैंने उसको टाइम दिया 3-4 घंटे टू यू नो स्टे इन दैट पोजिशन। अच्छा। उसके बाद आई फिक्स द अपर पार्ट और मैंने सारा उसको फिर डेकोर किया। लेकिन यहाँ इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं, तो उसमें आपने ये नहीं देखना होता कि अब ज़ाया कर देना है इसको, नहीं ज़ाया नहीं, ऑब्वियसली आपका मटेरियल लगा है, आपकी मेहनत लगी है और उसकी भी कॉस्ट है, वो आपका क्लाइंट नहीं देगा क्योंकि उसको तो नहीं पता ना कि खराब हो कहेगा आप इतने बेकर हैं, आपको पता ही नहीं किस तरह हैंडल करना है। तो आई थिंक कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, और अपनी कूल नहीं लूज़ करनी है आपने, क्योंकि अगर आपने अपनी कूल लूज़ करनी तो आगे गर्मी इतनी है, वैसे ही चढ़ी हुई है सब पे गर्मी, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड इफ़ यू लूज़ योर कूल। तो कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस आर 2 कीज। तो सारी चीज़ें आप खुद ही मैनेज करती है? अल्लाह का शुक्र है अभी साथ या नहीं? नो, नॉट एट ऑल। अभी तक कोई हेल्प नहीं ली आपने? नहीं, क्योंकि आई थिंक जब बंदा काम कर रहा होता है बहुत फिनिश से ना, तो उसको वो बहुत मुश्किल से किसी के साथ एडजस्ट कर पाता है। ये भी एक बात है। इट्स नॉट दैट आई एम अ वेरी हार्ड पर्सन, आई एम अ वेरी इजी गोइंग पर्सन, लेकिन मुझे जिस तरह का चाहिए ना, अगर सामने वाला उस तरह नहीं करा तो मैं कहूँगी यार मैं खुद कर लूँ। इरिटेशन होती है फिर वो? अच्छा, इरिटेशन के अलावा मुझे इरिटेशन नहीं होती है, मुझे ये होता है कि टाइम सेव हो जाए, और लेट्स से 5 घंटे में जो किसी ने करना है वो मैं 2 घंटे में करके उसको सेव कर दूँ, और बाकी के 3 घंटे किसी और चीज़ में यूटिलाइज हो जाए। तो दैट इज़ माई कंसर्न। लेकिन इंशाल्लाह आई विल बी कीपिंग हेल्प सून। ऐसी बात नहीं है, मैं रखूँगी नहीं, लेकिन अभी नहीं है, अभी खुद कर रही हूँ सर। अच्छा, जो ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को परस्यू करना चाह रहे हैं, उनको क्या कहेंगी कि ऑनलाइन कितना अच्छा ये बिजनेस है? इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। ओके। अगर आपका अगेन वही बात है कि प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा लोग को अट्रैक्ट करती है वो चीज़। तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो वो आपकी क्वालिटी की तरफ नहीं आएंगे। सही। आपने सबसे पहले अट्रैक्ट करना है उनको अपने पेज का कंटेंट बनाने के लिए। सो यू जस्ट नीड टू बी श्योर कि जो आप कैप्चर कर रहे हो वो आपकी आंखों को जितना अपीलिंग लग रहा है उससे 10 टाइम्स दूसरों की आंखों को अपीलिंग लगे। इफ दैट इज द केस तो योर ऑनलाइन बिजनेस विल ग्रो, बिकॉज people do not go for the taste, they go for the looks at first. आप लोगों की बात कर लें, आप चीज़ों की बात कर लें, you would, जैसे आप बैठी हुई हैं तो I would see कि अच्छा आपने क्या पहना हुआ है, आपके शूज़ किस तरह के हैं, आपका मेकअप किस तरह का है। I would not see कि अच्छा मेरे से बात किस तरह कर रही हैं at first because you're quiet, तो मैं देखूंगी आगे कि आपने अपने आप को प्रेजेंट कितना अच्छा किया हुआ है। तो आई थिंक प्रेजेंटेशन मैटर्स। जितना काम हम प्रेजेंटेशन पे करें और अपना हाथ क्लियर करने पे करें कंटेंट को, दैट इज गोइंग टू मेक यू सक्सीड फर्दर। तो आपको ये किस तरह की प्रेजेंटेशन के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? एक्सप्लोर करती रहती है या माइंड में कुछ चलता रहता है हर वक्त? मतलब होता है ना बहुत से लोगों का कि मैं तो जब सोती भी हूँ तो मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जब मुझे कुछ करना होता है तो वही चीज़ें चल रही होती है माइंड में। तो आपके लिए डिजाइन चल रहे होते हैं, मैथ्स चल रहा होता है और डिजाइन चल रहे होते हैं, कैलकुलेशन चल रही होती है, साथ साथ डिजाइन चल रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक आई एम अ बिग Pinterest पर्सन। तो वो अगर मैं कुछ नहीं भी देख रही तो मुझे फिर भी स्क्रॉल करना है। और क्योंकि केक्स की इतनी ज़्यादा फीड है मेरे पास, तो जो आ रहा है मैंने काफ़ी पेजेस फॉलो किए हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, अमेरिकन बेकर्स हैं, इंडियन बेकर्स हैं, इंडियन बेकर्स बहुत अच्छे चीज़ें बेक कर रहे हैं।
तो काफ़ी सारे आइडियाज़ आते रहते हैं। Okay. फिर जो आइडियाज़ परसीव करते हैं वो इस तरह नहीं कि किसी का क्रेडिट लेके हम कह लें, जैसे किसी का कोई अपना पर्सनल आइडिया ठीक तो है। वो मैं बना के कह दूँ दिस इज़ माई आइडिया, दैट इज़ नॉट द केस। उसमें अमेंडमेंट करते हैं थोड़ी सी ठीक है। कि वो डिफरेंट लगे उनसे, लेकिन अच्छा जो एसेंस मैंने पिक किया वहाँ से वो उधर रहे। लेट्स से अगर मैंने कोई कलर कॉम्बिनेशन पिक किया तो कलर कॉम्बिनेशन वैसा ही रहे, एंड देन आई कैन चेंज द डिज़ाइन। अब ये वाला डिज़ाइन जो है ये मेरा अपना डिज़ाइन है, ओके, वाओ। लेकिन ये मैंने स्वॉचेस केक जो हैं वो मैंने बहुत सारे देखे हैं, तो इट कैन बी इन मेनी कलर्स, लेकिन अब इसका कलर कॉम्बो चेंज कर दिया तो इट्स माय डिज़ाइन। और ऊपर जो आपने छोटी सी क्यूट सी बटरफ्लाइज बनाई हुई है, क्या कितना क्यूट लग रही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें किस तरह बनाती हैं आप? इनमें कितना टाइम लगता है? इनमें ज़्यादा टाइम लगता होगा? ये गर्मियाँ हैं तो इनको ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है, अच्छा। क्योंकि गर्मियों में फॉन्डेंट जो होता है वो स्टिकी हो जाता है, तो हमें उससे स्टेबल करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा ड्राई करने के लिए टाइम देना पड़ता है, लेकिन चीज़ें जल्दी बन जाती हैं अनलेस अनटिल आपके पास एयर कंडीशनर है घर पर। ये भी एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है। जो बेकिंग करना चाह रहे हैं गर्मियों में, उनके घर में एक अच्छा फ्रिज और एक अच्छा रेफ्रिजरेटर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने दोनों चीज़ें कह दी नहीं। एक अच्छा फ्रिज और एक अच्छा एसी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो दैट विल कीप द केक्स कूल और वो उसका डिज़ाइन ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस लेवल भी आपका बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अगर एसी नहीं भी चल रहा हो तो भी होनी चाहिए तो भी आपके अंदर कूलनेस होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। फरीहा तजम्मुल हमारे साथ मौजूद थी, बेकिंग एक्सपर्ट है। फरीहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और हमें इतनी अच्छी टिप्स दे के जा रही हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आज का दिन आप लोगों के नाम के, इतनी मेहनत आप लोग करते हैं हमारे लिए कि हमें जो चीज़ चाहिए होती है, खास करके मीठे में कस्टमाइज़ हम जो करवाते हैं, हमें वही मिलता है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।